ये लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला देखा जिसे आप लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलते हैं, और ये भी हमने बात की कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला का यूज लेंस बनाने वाले करते हैं जो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। उनके पास फिर से एक बार याद दिला दूं मैं, उनके पास क्या चीज होती है। उनके पास म्यू होता है, उनके पास R1 और R2, ये दो सांचे रहते हैं। हम उनको क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, हम उनको F बताते हैं। F के मुताबिक वो जिस म्यू का उनको बनाना होगा वो वाला ग्लास यूज करेंगे, और अगर उनको R1 R2 अलग अलग रखना है तो अलग अलग रखेंगे, अगर R1 R2 एक ही रखना है सेम तो वो सेम रखेंगे। और इस फॉर्मूले की हेल्प से वो लेंस बनाने में उनको हेल्प मिलती है, इसीलिए इस फॉर्मूले का नाम रखा गया था लेंस मेकर्स फॉर्मूला। आप बहुत याद रखेंगे, इस फॉर्मूले को लेंस फॉर्मूला नहीं बोलेंगे। इस फॉर्मूले को आप लेंस फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा। ये लेंस फॉर्मूला नहीं है, इसका नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्योंकि लेंस फॉर्मूला अलग होता है, और लेंस फॉर्मूला आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। मैं आपको बता देता हूँ लेंस फॉर्मूला कौन सा होता है। और आपने जब ये फॉर्मूला बनाया ना तो लेंस फॉर्मूले का यूज किया है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये लेंस फॉर्मूला है और ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है भाई, ठीक है। एक चीज और आज हम इसमें स्टडी करना चाहते हैं कि अगर हम किसी लेंस को किसी लिक्विड में डुबा देंगे तो क्या होगा, उसमें क्या इफेक्ट आएगा, क्या परिवर्तन होगा। जैसे मेरे पास एक लेंस है, ये इस लेंस के दोनों तरफ एयर है, मतलब ये एयर में रखा हुआ है, और ये लेंस जो बना हुआ है वो ग्लास का बना हुआ है। जब हम इसमें ऐसा पैरेलल रेज डालते हैं, समांतर प्रकाश की किरणें हम डालते हैं, तो ये प्रकाश की किरणें यहाँ पर ऐसे जा करके एक दूसरे से मिलती हैं। अगर यहाँ पर मिलती हैं तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकस दूरी इसी को कहा जाता है। और ये समांतर किरणें थी, लेंस किरणों को इतने एंगल से मोड़ देता है, और मुड़ने के बाद वो रेज यहाँ मिलती हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं मुख्य फोकस, और लेंस से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी। अब हम देखना ये चाहते हैं कि अगर इसी लेंस को, यही लेंस हो, और इसी लेंस को हम किसी लिक्विड में डुबा के रख दें, ऐसे किसी भी लिक्विड में, पानी में डाल दें, तो कोई भी द्रव उसमें डुबा के रख दें, उस समय फिर हम इस पर ऐसे पैरेलल रेज डालेंगे, समांतर किरणें इसमें डालेंगे। वो समांतर किरणें ये मुख्य अक्ष बना लेते हैं, यहाँ सब जगह लिक्विड भरा हुआ है, ठीक। वो जो समांतर किरणें यहाँ से गई हैं, पहले वो यहाँ पर मिलती थी, अब वो प्रकाश किरणें जब मुड़ेंगी, लेंस के बाद ऐसा मुड़ेंगी, तो वो मुड़ करके इससे और दूर मिलेंगी, जा करके यहीं पर मिलती रहेंगी, या और नज़दीक आकर मिलेंगी। ये हम देखना चाहते हैं, और इसीलिए आज हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल कर रहे हैं लेंस इन लिक्विड। किसी द्रव में अगर हम लेंस को डुबाते हैं तो उसका क्या होगा, हम इसी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। आई होप कि प्रॉब्लम समझ आ गई होगी आपको। क्वेश्चन कि अगर एयर में समांतर किरणें भेजेंगे तो वो किरणें इतनी दूर पर फोकस होंगी, इतनी फोकस दूरी होगी। अगर हमने लेंस को किसी द्रव में डुबा दिया, ये एक लिक्विड है, अगर हमने लेंस को लिक्विड में डुबा दिया है, पानी में डाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड में डाल दिया इसको, या किसी भी द्रव में डाल दिया, केरोसिन ऑयल में डाल दिया, उस सिचुएशन पे फिर जब हम समांतर किरणें भेजेंगे
तो क्या वो इतनी ही दूर जाकर मिलेंगी जितनी दूर यहाँ गई हैं, या इससे दूर जाकर मिलेंगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, फोकस दूरी घट जाएगी, या फोकस दूरी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये हम स्टडी करना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं, इसको पढ़ने के लिए लेंस फॉर्मूला आपके काम में नहीं आता। लेंस फॉर्मूला आपके काम में नहीं आता। कौन सा है लेंस फॉर्मूला? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आपके काम में नहीं आता। तो अगर लेंस को द्रव में डुबाया गया है तो उसकी फोकस दूरी का, उसकी पावर का क्या होगा, इसकी जानकारी आप लेंस मेकर्स फॉर्मूला से ले सकते हैं। इसकी जानकारी आप लेंस फॉर्मूला से नहीं ले सकते। इसलिए हमने अभी हाल ही में लेंस मेकर्स फॉर्मूला किया हुआ है, तो उसका यूज हम इसमें भी कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं एक काम करूंगा। सबसे पहले मैं ये मान लेता हूं कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू ए है। ग्लास ये जिस भी पदार्थ से बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी है। ठीक है, इसके बाद जब इसी लेंस को आप द्रव में डुबा देंगे तो इसके पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू जी। म्यू फॉर ग्लास, लेंस तो वही वाला है ना, तो लेंस वही लाए हम, अपवर्तनांक उसका वही है। लेकिन अब क्योंकि आसपास लिक्विड भरा हुआ है तो इस लिक्विड का हम अपवर्तनांक मान लेते हैं म्यू लिक्विड है। ठीक है, म्यू एयर के लिए म्यू ए, लेंस के मटेरियल के लिए म्यू जी, लेंस के मटेरियल के लिए म्यू जी क्योंकि लेंस वही है, लिक्विड के मटेरियल के लिए म्यू एल। अब आप देखें वायु में, जब लेंस वायु में रखा हुआ है तब लेंस मेकर्स फॉर्मूले से जब लेंस वायु में है तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला से क्या बनेगा? फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, अभी हाल ही में हमने किया है और अभी मैंने लिख के भी दिखाया था। दैट इज एग्जैक्टली इट वाज μ2 माइनस μ1, μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2। इस शेप में था, जहां μ2 क्या था? μ2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है और μ1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिस माध्यम में वो लेंस रखा हुआ है। तो अगर आप वायु में है, मैं मान लेता हूं वायु में लेंस की फोकस दूरी है FA। FA क्या चीज है? एयर में फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बनाएंगे? μ2 अपॉन μ1। μ2 is the refractive index of the material of lens which is mu g upon μ1 is the refractive index of the medium, जहां पर हमने उसको रखा हुआ है। तो अभी कहां की बात कर रहे हैं हम? वायु की, इसलिए यहां पर मुझे क्या लेना पड़ेगा? म्यू ए लेना पड़ेगा, -1 इंटू 1/r1 -1/r2 एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद अब हम उसी लेंस को क्या करते हैं? द्रव में डुबा देते हैं। तो जब लेंस द्रव में है तो उस वक्त अगर हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? लेंस मेकर्स फॉर्मूला से 1/f इन लिक्विड, हम मान लेते हैं कि लेंस की लिक्विड के अंदर फोकस दूरी FL है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड इज इक्वल टू, इसमें हमने क्या फॉर्मूला बनाना पड़ेगा? अगेन μ2 अपॉन μ1। μ2 क्या होता है? लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक,
और μ1 है उसके चारों ओर के माध्यम का अपवर्तनांक। तो μ2 की जगह हमको लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लिखना पड़ेगा, μg अपॉन उसके चारों ओर के माध्यम का अपवर्तनांक। तो हमने लेंस को द्रव में रखा हुआ है, इसलिए उसके चारों ओर का मीडियम कौन है? द्रव। तो उसका अपवर्तनांक लेना पड़ेगा, और द्रव का अपवर्तनांक हमने कितना माना है? μl। आप देखें हमने लिखा हुआ है, ये लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमने द्रव का μl माना हुआ है, और इनटू 1/r1 माइनस 1/r2। इस टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो लेंस वहां था वही लेंस तो हमने लिक्विड में उठा के रखा हुआ है, तो उसके R1 और R2 तो सेम रहेंगे, लेंस चेंज नहीं हुआ। ये इक्वेशन नंबर 2 हमने कर दिया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि फोकस दूरी का क्या हुआ। द्रव में जब डुबाया हमने लेंस को तो फोकस दूरी बढ़ी। अब किरणें यहां मिलेंगी और दूर मिलेंगी या और पास में मिलना स्टार्ट कर देंगी। हम ये चेक करना चाहते हैं इस पे, ठीक है। तो उसके लिए इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, जब बेटा इसमें आप इससे डिवाइड करोगी तो 1/FA/1/FL, तो ये नंबर पलट जाएगा और इस तरीके से कैलकुलेट होके FL/FA इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे देखें, ये तो जैसा का तैसा बना रहेगा, बट इस टर्म को देखो 1/R1 माइनस 1/R2, यहाँ पर भी 1/R1 माइनस 1/R2 है, ये दोनों में से कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? तो बचेगा μg अपॉन μA माइनस 1 अपॉन μg अपॉन μL माइनस 1, ठीक है। अब आप चाहें इसको ऐसा लिखा रहने दें, आप चाहें तो इसमें से FA उधर भेज सकते हैं। तो FL की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें μg अपॉन μA माइनस 1 अपॉन μg अपॉन μL माइनस 1 इंटू FA। किसी भी लेंस को अगर आप द्रव में डुबा देते हैं तो उस लेंस की फोकस दूरी का ये फॉर्मूला बनेगा, μg अपॉन μA, म्यू फॉर ग्लास अपॉन म्यू फॉर एयर माइनस 1 अपॉन म्यू फॉर ग्लास अपॉन म्यू फॉर लिक्विड माइनस 1, ये फॉर्मूला बनेगा। लेकिन हमको तो ये पता लगाना है ना कि जब द्रव में हम डुबाते हैं लेंस को तो फोकस दूरी बढ़ेगी कि घटेगी या उतनी रह जाएगी, ये हमको देखना है। तो उसको देखने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है, आप थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ μg अपॉन μA है, थोड़ा गौर से देखना, -1 ऊपर भी है -1 नीचे भी है, ये तो दोनों में सेम है। -1 न्यूमरेटर में भी है और -1 डिनोमिनेटर में है, ये दोनों जगह सेम है। अब इस टर्म को देखो, μg अपॉन μA और यहाँ μg अपॉन μL, इसमें भी μg है ऊपर, इसमें भी μg ऊपर है, ये भी दोनों में सेम हो गया। अपॉन के नंबर चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के अपवर्तनांक से हमेशा ज्यादा ही होता है। कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लें, उसका अपवर्तनांक वायु के अपवर्तनांक से हमेशा ज्यादा होगा। हमेशा ज्यादा होगा मींस μL का मान और μA, इन दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा होगा? μL बड़ा होगा और म्यू फॉर एयर छोटा होगा। अब आप ध्यान से सुनिए,
म्यू जी दोनों में सेम है, यहां म्यू एल बड़ा है और म्यू ए छोटा है। तो इसके बारे में बात करो, ये पूरा टर्म जो आप देख रहे हैं म्यू जी अपॉन म्यू एल, ये आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या आपको बताना चाहता हूं? फिर से ध्यान से देखो, -1 यहां भी है, -1 यहां पर भी है, दोनों जगह पर -1 है, यहां दोनों जगह पर म्यू जी है, यहां म्यू ए और यहां म्यू एल है, और म्यू ए और म्यू एल में म्यू एल बड़ा होता है और म्यू ए छोटा होता है। अब आप थोड़ा सोच कर बताएं कि म्यू जी अपॉन म्यू एल और म्यू जी अपॉन म्यू ए, इनमें कौन बड़ा और कौन छोटा होगा? म्यू जी अपॉन म्यू ए बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। और म्यू जी अपॉन म्यू एल कैसा होगा? छोटा होगा। क्यों? क्योंकि म्यू एल बड़ा है इसका। जब इसका हर बड़ा है तो ये वाली भिन्न कैसी हो जाएगी? छोटी। और जब इसका हर छोटा है तो ये वाली भिन्न कैसी हो जाएगी? बड़ी। कुछ बात मेरी समझ आ रही है आपको? तो हमने आपको क्या बताया? क्योंकि म्यू एल विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू ए, किसी भी लिक्विड का अपवर्तनांक वायु के अपवर्तनांक से हमेशा कैसा होगा? बड़ा होगा। इसलिए म्यू जी अपॉन म्यू एल और म्यू जी अपॉन म्यू ए, इनमें कौन बड़ा कौन छोटा होगा? म्यू जी अपॉन म्यू एल, क्योंकि म्यू एल बड़ा है, दोनों तरफ म्यू जी है, म्यू एल बड़ा है, इसलिए ये वाली भिन्न छोटी होगी। समझ आया आपको? अब ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, एक तो दोनों में कम हो रहा है, इसका मतलब अब पूरे की बात करो, पूरे फ्रैक्शन की, अंश और हर, इन दोनों में से कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा? देखो म्यू जी अपॉन म्यू एल, म्यू जी अपॉन म्यू ए से कैसा है? छोटा। म्यू जी अपॉन म्यू एल, ये नंबर छोटा है ना, छोटे में से एक माइनस करोगे और बड़े में से भी एक माइनस करोगे तो छोटा कौन मिलेगा आपको? नीचे वाला छोटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और ऊपर वाला नंबर कैसा मिलेगा? तो एफ ए आपको छोटा मिलेगा और एफ एल आपको कैसा मिलेगा? हम दोनों तरफ 1 माइनस कर देते हैं तो यहां पर हो जाएगा म्यू जी अपॉन म्यू एल -1। दोनों तरफ अगर आप एक माइनस कर दोगे तो म्यू जी अपॉन म्यू एल -1 विल बी लेस देन म्यू जी अपॉन म्यू ए -1। अब आप देखो क्या पता लगा आपको कि म्यू जी अपॉन म्यू एल -1 की जो वैल्यू आएगी वो म्यू जी अपॉन म्यू ए -1 की वैल्यू से छोटी होगी। अब ये नंबर पूरा का पूरा छोटा है, ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है इसका मतलब एफ ए छोटा है, और ये नंबर बड़ा है इसका मतलब एफ एल बड़ा है। Therefore we can write FL will be greater than FA। ये कुछ समझ में आया आपको? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप सोचेंगे अच्छे से तो आपको बहुत आसान लगेगा। मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं आपको। देखो -1 दोनों जगह पर है, म्यू जी दोनों जगहों पर है, बस डिफरेंस कहाँ है? यहाँ म्यू ए है और यहाँ पर म्यू एल है। मैंने अभी आपको बताया किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक एयर के अपवर्तनांक से तो हमेशा ज्यादा ही होता है। अब म्यू एल की वैल्यू म्यू ए से ज्यादा है, अगर म्यू एल बड़ा है और म्यू ए छोटा है तो फिर म्यू जी अपॉन म्यू ए ये बड़ा होगा और म्यू जी अपॉन म्यू एल ये छोटा होगा। म्यू जी अपॉन म्यू एल छोटा होगा और म्यू जी अपॉन म्यू ए बड़ा होगा। दोनों तरफ हमने एक माइनस कर दिया, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड में 1 माइनस कर दिया हमने। अगर दोनों तरफ हमने एक माइनस कर दिया, अब आप देखें म्यू जी अपॉन म्यू एल -1, म्यू जी अपॉन म्यू एल -1 ये हर है, और हर कैसा मिला मुझे? छोटा, और अंश कैसा मिला? बड़ा। ये अंश में लिखा हुआ है, आप चेक करें तो हर छोटा है, अंश बड़ा है। अगर ये छोटा है और ये बड़ा है तो पूरा फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा।
तो इसलिए FL की वैल्यू ज्यादा होगी, FA की वैल्यू छोटी होगी। यहां पर देखिए FL की वैल्यू ज्यादा होगी मींस लेंस की द्रव के अंदर फोकस दूरी ज्यादा होगी और वायु के अंदर फोकस दूरी कम होगी। ठीक है, तो वायु में फोकस दूरी अगर इतनी है, इतनी, तो द्रव में फोकस दूरी कहां पर होगी? इतनी ही रखें और पास में किरणों को मिलाएं या और दूर मिलाएं? और दूर मिलाई जाए, क्योंकि फोकस दूरी क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो जब भी आप किसी लेंस को किसी द्रव में डुबाओगे, फोकस दूरी का क्या होगा? फोकस दूरी बढ़ जाती है। याद रहेगा आपको? मैं यहां पर नोट कर देता हूं। अतः जब किसी लेंस को किसी द्रव में डुबाते हैं तो लेंस की फोकस दूरी, तो द्रव में लेंस की फोकस दूरी, ऐसे लिख देते हैं हम। तो द्रव में लेंस की फोकस दूरी सदैव वायु में उसकी फोकस दूरी से, वायु में उसकी फोकस दूरी से अधिक होती है। ठीक है, याद रहेगा आप सबको कि जब किसी लेंस को किसी द्रव में आप डुबाते हैं तो द्रव में लेंस की जो फोकस दूरी होती है ये हमेशा ही वायु में उसकी फोकस दूरी से ज्यादा मिलेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें एक छोटी सी चीज और है कि लेंस का नेचर का क्या होगा। ये तो हमने किसकी बात की? फोकस दूरी की। लेंस के नेचर की बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि अगर हम द्रव को थोड़ा बहुत चेंज करें तो लेंस न सिर्फ फोकस दूरी बढ़ाता है बल्कि लेंस का नेचर भी चेंज हो जाता है कभी कभी। तो नेचर किस तरह से चेंज होता है ये भी हम देखना चाहते हैं। इसके लिए पहले आप इसको नोट कर लें, इसके बाद हम बताते हैं आपको। इसमें कुछ कंडीशंस स्टडी हमको करनी है और अभी अभी हम लोगों ने द्रव में लेंस की फोकस दूरी का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या आया है द्रव में फोकस दूरी का फॉर्मूला लेंस की? ये फॉर्मूला आया हुआ है म्यू जी अपॉन म्यू ए माइनस 1 अपॉन म्यू जी अपॉन म्यू एल माइनस 1 और इनटू फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। ये फॉर्मूला अभी अभी हमने बनाया। अब मैं इसमें एक चीज तो हमने देख लिया कि अगर हम किसी भी लेंस को किसी भी लिक्विड में डुबाते हैं तो हमेशा ही उसकी फोकस दूरी का क्या होगा? एयर के रिस्पेक्ट में, एयर में जितनी भी फोकस दूरी इसकी थी उसकी अपेक्षा लिक्विड में फोकस दूरी हमेशा उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ ही जानी है। तो ये तो हमेशा के लिए याद कर लो आप। दूसरी चीज, जब हम लेंस को लिक्विड में डुबाने जाते हैं सो देयर मे बी 3 कंडीशंस। कौन सी 3 कंडीशन हो सकती हैं? ऐसा हो सकता है कि हमने जब इस लेंस को इस द्रव में डुबाया तो ऐसा हो सकता है कि जो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा वो द्रव, लेंस का भी अपना एक पदार्थ होगा जिससे भी लेंस बना हुआ है और द्रव भी एक मटेरियल है। ऐसा हो सकता है कि लेंस जिस पदार्थ से बना है उसका अपवर्तनांक मींस म्यू जी, द्रव जिस पदार्थ से बना हुआ है उसका अपवर्तनांक म्यू एल। तो म्यू जी की वैल्यू म्यू एल से ज्यादा भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि लेंस ऐसे पदार्थ का बना हुआ है या हमने लेंस को ऐसे द्रव में डुबा दिया कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू जी
और द्रव का अपवर्तनांक म्यू एल दोनों बराबर भी हो जाए। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि लेंस को हमने जिस द्रव में डुबाया, द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा हो और लेंस का अपवर्तनांक कम पड़ जाए। तो ऐसा हो सकता है। ये तीन कंडीशन यहां पर एप्लीकेबल हो सकती हैं। कौन कौन सी तीन कंडीशन? लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से ज्यादा हो सकता है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के बराबर हो सकता है, और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, उसके आधार पर हम देखना चाहते हैं। तो कंडीशन 1 ले लेते हैं सबसे पहले। कंडीशन 1 में ले लिया, इफ म्यू एल इज लेस देन म्यू जी। अगर म्यू एल की वैल्यू म्यू जी से छोटी है, म्यू एल म्यू जी से छोटा है, इसका मतलब क्या है? द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, अर्थात द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है। तब क्या होगा आप देखिए, अगर म्यू एल कम है और म्यू जी ज्यादा है, तब फोकल लेंथ का क्या होगा? ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। फोकल लेंथ इन लिक्विड के फॉर्मूले में हमने देखा म्यू जी अपॉन म्यू ए -1 अपॉन म्यू जी अपॉन म्यू एल -1 इंटू एफ ए। तब इस सूत्र से अब आप देखो, म्यू जी से म्यू एल कम है, म्यू एल छोटा है ना। म्यू एल अगर छोटा है, म्यू जी बड़ा है, तो म्यू जी अपॉन म्यू एल कैसी राशि रहेगी? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नहीं सॉरी, ये एक से छोटी आएगी कि एक से बड़ी आएगी? हाँ, फिर से देख लो, म्यू जी बड़ा है और म्यू एल छोटा है, तो म्यू जी बड़ा है, म्यू एल छोटा है। उस स्थिति में आप एक काम कर लो, और भी अच्छा रहेगा अगर आप इसे लिक्विड में फोकल लेंथ से चेक करेंगे। तो देखो, यहां से इसको मत चेक करिए, और अच्छा रहेगा आपके लिए, इजी रहेगा। तब 1 अपॉन एफ एल इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू एल -1 इंटू 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2 से। याद आया ये आपको? द्रव में लेंस की फोकस दूरी का सूत्र था, यहां से आप चेक करो, उसको छोड़ दीजिए, इस फॉर्मूले से मत देखिए, इससे चेक करो। हमने क्या माना? म्यू जी कैसा है? बड़ा, और म्यू एल कैसा है? छोटा। अब छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग दोगे तो एक से बड़ा आएगा कि छोटा? एक से बड़ी वैल्यू आएगी। एक से बड़ी वैल्यू में 1 माइनस करोगे तो धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा? धनात्मक। तो हमको क्या पता चला? 1 अपॉन एफ एल इज पॉजिटिव। हमें ये नहीं मतलब है कि कितना आया, हमने क्या देखा? उसका केवल साइन देखा। तो एफ एल कैसा आ गया? पॉजिटिव। एफ एल विल बी पॉजिटिव। एफ एल पॉजिटिव आया मतलब क्या हुआ? द्रव के अंदर लेंस की फोकस दूरी कैसी है? धनात्मक। फोकस दूरी धनात्मक किसकी होती है? उत्तल लेंस की कि अवतल लेंस की? उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। इसका मतलब है जब एयर में आपके पास ये लेंस कौन सा था? उत्तल। जब द्रव में डुबा दिया आपने तो भी उसकी फोकस दूरी कैसी है? धनात्मक। इसका मतलब लेंस कैसा है? उत्तल। तो हवा में लेंस कौन सा था? उत्तल। द्रव में डूबने के बाद भी कौन सा है? उत्तल। इसका मतलब लेंस ने अपना नेचर नहीं बदला। हमने क्या यहां से सीखा?
लेंस अपनी प्रकृति नहीं बदलता। लेंस अपनी प्रकृति नहीं बदलता है। तो लेंस अपना नेचर कब नहीं बदल रहा है? जब हमने उसे एक ऐसे द्रव में डुबाया जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से भी कम है। तो अगर आपने लेंस को ऐसी जगह पर ऐसे द्रव में डुबाया जा करके कि द्रव का अपवर्तनांक कम हो और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा हो, तो लेंस अपनी प्रकृति नहीं बदलता है। याद रहेगा आपको? अच्छा, दूसरा देखिए। कंडीशन टू। कंडीशन टू में हम ऐसा भी तो मान सकते हैं, कंडीशन टू में हम मान सकते हैं कि यदि म्यू एल इज इक्वल टू म्यू जी। म्यू एल इज इक्वल टू म्यू जी का क्या मतलब है बताएं? अर्थात द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है। तब फिर से यही वाला फॉर्मूला यूज करके देखो। एफ एल इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू एल माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 से। अब आप मुझे बताएं म्यू एल और म्यू जी दोनों कैसे हो गए? बराबर। अगर म्यू जी और म्यू एल दोनों इक्वल हैं तो फिर जब म्यू एल से म्यू जी को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? एक आएगा, फिर उस एक में एक को माइनस करेंगे, 0 आएगा, और उस 0 को 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0। तो 1 अपॉन एफ एल की वैल्यू कितनी होगी? 0। देयरफॉर एफ एल की वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी। समझ आया? इसका मतलब है कि अगर आपने लेंस को ऐसे द्रव में जाके डुबा दिया जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के ही बराबर है, उस समय जो लेंस उसमें डूबा होगा इसकी फोकस दूरी का क्या होगा? इसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, इसलिए पावर का क्या होगा? 0। पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। याद है कुछ आपको? पावर इन लिक्विड इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन लिक्विड, और एफ एल की वैल्यू कितनी आई है? इन्फिनिटी। देयरफॉर पावर इन लिक्विड विल बी 0। लेंस की पावर कैसी हो जाएगी? 0। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी। इससे क्या पता चलता है? इससे हमको ये पता चलता है कि ऐसे लिक्विड में जब आप जब लेंस को डुबाओगे, देखिए ये हमने द्रव बनाया यहां पे और उसमें ये लेंस डुबा दिया। इसके पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है? म्यू जी, और द्रव का अपवर्तनांक क्या है? म्यू एल। लेकिन इस केस में दोनों आपस में कैसे हो गए? बराबर। जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे उस समय जब आप ये किरणें भेजेंगे समांतर यहां से, समझ आया? तो जब एयर में था तो इसके पास एक पावर थी, उस पावर से ये समांतर जाने वाली किरणों को ऐसा मोड़ देता था अंदर की तरफ और किरणें यहां मिल जाती थी। लेकिन जब म्यू जी और म्यू एल दोनों आपस में इक्वल हो गए, म्यू जी इज इक्वल टू म्यू एल, उस समय पावर का क्या हो गया? पावर 0 हो गई। उसकी पावर होती थी तो पावर से मोड़ देता था किरणों को, अब तो इसकी पावर ही 0 हो गई। अगर पावर ही 0 हो गई तो क्या ये अब किरणों को मोड़ पाएगा? किरणों को मोड़ नहीं पाएगा। तो किरण जो आएगी वो सीधी निकल जाएगी, समांतर ऐसे निकल जाएगी।
समझ रहे हैं? काफी स्ट्रेंज ये फील होगा आपको, क्योंकि अभी तक हम लोग हमेशा क्या पढ़ते रहे हैं कि उत्तल लेंस में समांतर जो किरणें आती हैं वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती हैं, जाकर के मुड़ती हैं, हमने पढ़ा था। लेकिन आप देखिए यहाँ किरणें मुड़ ही नहीं रही हैं, देख रहे हैं आप? तो लाइट रेज नहीं मुड़ेंगी, आप जहां से भी लाइट रेज डालेंगे वो सीधी निकल जाएंगी। इस सिचुएशन पे ये होगा, प्रकाश किरणें सीधी निकल जाएंगी, वो नहीं मुड़ेंगी। और वैसे भी फोकस दूरी कितनी हो गई अनंत? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो यहां पर आई, 20 है तो और दूर मिली जाके, 50 होगी तो और दूर मिलेंगी जाके किरणें, अब अनंत ही हो गई तो बहुत दूर मिलेंगी अनंत पे जाके। और अनंत पर जाकर मिलेंगी तो किरणें यहां पर हमको तो समांतर ही दिखेंगी ना, समांतर किरणें दिख रही हैं आपको। समझ आया? इसका मतलब है इसकी पावर बिल्कुल खत्म हो गई, पावर खत्म हो गई, फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो गई। अब थोड़ा सा सोचिए, क्या आपको याद है फोकस दूरी अनंत और पावर 0 ये किसका होता है? तो आंसर है ये कांच की एक समतल प्लेट का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त जो लेंस है वो कांच की एक समतल प्लेट की तरह बिहेव करेगा। बात समझ आ रही है आपको? फोकस दूरी अनंत होना और उसकी पावर का 0 होना, ये किसका होता है? तो आंसर है ये ग्लास की समतल प्लेट का होता है, प्लेन प्लेट का होता है ग्लास की। इसलिए इस स्थिति में लेंस एक समतल कांच की एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। नोट, इस स्थिति में कौन सी स्थिति है? स्थिति याद है इसकी? क्या स्थिति है? कि कांच के लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और द्रव के अपवर्तनांक दोनों आपस में इक्वल हैं। इस स्थिति में द्रव में डूबा हुआ लेंस, इस स्थिति में द्रव में डूबा हुआ लेंस एक कांच की समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। व्यवहार करेगा। अब कांच की समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगा, किरणों को मोड़ेगा नहीं, तो हम क्या समझेंगे कि अंदर में लेंस नहीं रखा, तो हमको ये महसूस होगा कि यहां लेंस है ही नहीं। भाई लेंस का काम तो हमारे मन में क्या बसा हुआ है कि लेंस का काम क्या है? किरणों को मोड़ना। अब हमने द्रव के भीतर लेंस डुबाया, अब हमारे दिमाग में तो हमेशा यही ट्रेनिंग है ना हमारे दिमाग को कि लेंस क्या करता है? किरणों को मोड़ता है। अब लेंस ने तो किरणें मोड़ा नहीं, तो आपको आपके दिमाग को क्या लगेगा कि इसमें लेंस है ही नहीं। इसका मतलब है उस वक्त लेंस अदृश्य हो जाएगा, आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। इस स्थिति में द्रव में लेंस दिखना बंद हो जाएगा। दिखना बंद हो जाएगा अर्थात लेंस अदृश्य हो जाएगा। अर्थात लेंस अदृश्य हो जाएगा। ठीक है, लेंस अदृश्य हो जाएगा, गायब हो जाएगा, आपको लेंस नहीं दिखेगा। द्रव में आप डुबा देंगे, आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा लेंस। और यही प्रिंसिपल देखो, यहां लेंस को हमने क्या कर दिया? अदृश्य कर दिया, गायब कर दिया। यही प्रिंसिपल हम यूज कर सकते हैं किसी इंसान को गायब करने में। हाँ, ये बात सच है, किसी भी इंसान को गायब करने में हम ये प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। आपने बहुत फिल्में देखी जिनमें इंसानों को गायब किया गया है। मिस्टर इंडिया देखी आपने? मिस्टर इंडिया में वो जो हीरो हैं उनको गायब किया जाता था। तो कैसे गायब किया जाता था? देखिए कितना इजी है। एक आदमी ये खड़ा हुआ है,
हमको कोई भी चीज गायब कब नजर आती है? अभी मैंने क्या बताया? समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा और किरणों को मोड़ना क्या कर देगा? बंद कर देगा। अगर ये किरणों को मोड़ना बंद कर देगा तो जो किरण पीछे से ऐसे आई, इधर से ऐसे किरण आई, वो हमको यहां से ऐसे जाती नजर आएगी। जो यहां से आई वो यहां से जाती नजर आएगी। जो यहां से आई वो यहां से जाती नजर आएगी। तो हम सामने से देखते हैं तो हमको क्या महसूस होता है? देखो, आप बताओ मेरे हाथ में क्या है इस समय? कुछ दिख रहा है आपको? मतलब मेरे हाथ में कुछ है लेकिन वो चीज गायब है। कैसे आप कोई चीज गायब समझते हो? जब उस वस्तु के पीछे से आने वाली किरणें सीधी आके आपकी आंख पर पड़ जाती हैं तो आप कहते हो कि यहां कुछ नहीं है। यही तो है। मैं बोलता हूं कि नहीं, मेरे हाथ में कुछ है। अब आप बताओ है कि नहीं है? आपको तो नहीं दिख रहे, तो आपके लिए ये चीज कैसी है? आपके लिए तो ये चीज अदृश्य है। तो कोई भी चीज हमारे लिए इनविजिबल कब होती है, अदृश्य कब होती है? आंसर है कि अगर इसके पीछे से, इस जगह से किरण ऐसे आई और वो किरण सामने चली आई, इधर ये यहां से ऐसे आई और ये यहां से सामने चली आई, जो किरण इसके पीछे से आती हैं वो सीधी ही चली आए तो हम कहते हैं कि यहां कुछ नहीं है। और अगर कुछ है भी तो वो कैसा दिखे? वो दिखेगा नहीं आपको, वो अदृश्य हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। ठीक है, यहां भी तो वही हुआ। जो किरण यहां से जाके यहां पड़ रही थी वो यही से सामने से निकल रही थी इसी के। जो किरण यहां पड़ रही थी वो जस्ट उसी के सामने से निकल रही थी। जो यहां पड़ती थी जाके ये उसके सामने से निकलती थी और इसीलिए तो ये लेंस कैसा हो गया? गायब। तो अगर हम किसी आदमी को खड़ा करें और उसके चारों तरफ एक ऐसा मटेरियल लगा दें, एक ऐसा माध्यम लगा दें उसके चारों तरफ, हमने ये एक आदमी खड़ा किया और इसके चारों तरफ हमने एक ऐसा माध्यम लगा दिया। अब उस माध्यम को लगाने के बाद क्या होता है? वो ऐसा मीडियम है बढ़िया कि जो किरणें इसके पीछे से ऐसे आती हैं तो इसके पीछे से ऐसे आती हैं आ करके, और वो जो कुछ हमने लगाया है, कपड़ा लगाया है या कोई भी माध्यम लगाया, वो माध्यम करता क्या है कि जो किरणें इसके पीछे से ऐसे आती हैं वो आदमी को टकराने नहीं देता। ऐसे आती हैं, ऐसे मुड़ती हैं, ऐसे आती हैं, उसी सामने जाती हैं और सामने से आपको नजर में आ जाती हैं आंखों में। देखो मेरी बात कुछ समझ में आई? कैसे रेस जाती हैं? ऐसा अगर हम कोई माध्यम इसके चारों तरफ लगा दें, कैसा? जो किरण पीछे से ऐसे आई, अगर ये माध्यम न लगा होता तो ये किरण आदमी से टकराती और रुक जाती, लेकिन हमने उसको रुकने नहीं दिया। हमने क्या किया? ये किरण ऐसा पीछे से आई, यहां पर माध्यम पड़ा, माध्यम ने किरण को ऐसा मोड़ा, फिर ऐसा मोड़ा, फिर ऐसा मोड़ा, और जिसके ठीक सामने जहां से आ रही थी वहीं से इसको निकलने दिया हमने। तो यहां से ऐसे आ रही थी और यहीं से हमने निकलने दिया। यहां से किरण आ रही थी तो यहां से हमने निकलने दिया उसके सामने से। फिर आप सामने खड़े हो गए तो जो किरणें पीछे से आ रही हैं वो उसी सीध में आपकी आंखों पर पड़ रही हैं जाकर के, तो वो आदमी आपको कैसा दिखेगा? दिखेगा ही नहीं, गायब हो जाएगा। तो कोई भी चीज, देखो मेरे हाथ में कोई वस्तु है कि नहीं है? है। अब आपको लगता है क्योंकि आपको दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि इसके पीछे से जो किरणें आ रही हैं वो रुकी नहीं, इसमें रुक गई इसमें। देख रहे हैं ना? जो इसके यहां से आई वो आपकी आंख पर चली गई, यहां से सब जगह से आई वो आपकी आंख पर चली गई, लेकिन इसके पीछे से जो किरणें आई वो इसने रोक लिया, वो किरणें आपकी आंख तक नहीं पहुंची, इसलिए यहां पर ये चीज आपको दिख गई। अब बताइए मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में कुछ नहीं। मैं तो कहता हूं मैंने अपने हाथ में कुछ पकड़ के रखा है, और अगर पकड़ के रखा है इसका मतलब ये चीज कैसी हो गई? गायब हो गई। गायब क्यों हो गई? क्योंकि अब इसके पीछे से जो किरणें आती हैं वो रुकती नहीं है, वो आती हैं और सीधे आपकी आंख पर चली जाती हैं। तो यही तो हम करने वाले हैं। एक आदमी के चारों तरफ एक आदमी को खड़ा करेंगे, उसके चारों तरफ एक बढ़िया कपड़ा ऐसा बनाएंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम का लगाएंगे
कि वो जो किरण पीछे से आएगी, एक किरण पीछे से आएगी, वो किरण को हम क्या करेंगे, देखो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ऐसे वो जाएगी प्रकाश किरण, पीछे से ऐसे आई, उसको ऐसा मोड़ेंगे, फिर ऐसा मोड़ेंगे, फिर ऐसा मोड़ेंगे, और जहां पर ठीक सामने पड़ी थी उसी के ठीक सामने निकलने देंगे उसको। तो क्या वो प्रकाश किरण रुकी यहां पर? ये आपको क्यों दिखता है? क्योंकि इसके पीछे से जो प्रकाश किरणें आती हैं वो रुक जाती हैं, इसलिए आपको दिखता है। यहां पर आपको कोई चीज क्यों नहीं दिखती? क्योंकि अब इसके पीछे से जो कि प्रकाश किरणें आती हैं वो रुक नहीं रही हैं। तो यही तो हम करेंगे ना, आदमी को खड़ा करेंगे और उसके चारों तरफ एक माध्यम लगाएंगे। वो माध्यम कैसा होगा बताएं? वो माध्यम पीछे से आने वाली प्रकाश किरणों को रुकने देगा या रुकने नहीं देगा? रुकने नहीं देगा। अगर रुकने दे गया तो आदमी तो दिख जाएगा ना आपको। वो रुकने नहीं देगा तो वो क्या करेगा? वो किरणें पीछे से आएंगी पीठ से, वो ऐसा मोड़ेगा, फिर ऐसा लाएगा, फिर ऐसा करेगा, और अगर इस सेट से किरणें आई थी तो इसी सेट से जाने देगा। फिर यहां पीछे से जो रेज आएंगी उनको ऐसा मोड़ेगा, ऐसा लाएगा, ऐसा करेगा, ऐसा जाने देगा। तो किरणें रुकी क्या इस बार? जो किरण जहां से आ रही थी वहीं से वो किरण थोड़ा मुड़ जरूर गई है, लेकिन वहीं से फिर आती हुई नजर आएगी। तो वो आदमी का क्या होगा? वो आदमी आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा, वो गायब हो जाएगा। तो मिस्टर इंडिया में और अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म और आई थी गायब, उसमें गायब फिल्म थी, उसमें भी हीरो को गायब करते थे। तो ये सब में कैसे किया जाता है? उसके चारों तरफ चाइना ने एक कपड़ा बनाया था, उसको आप ऐसा सीधे तान दो, गायब हो जाते हैं। हाँ, उसका कपड़ा ऐसा पकड़ो, ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना हुआ है, वो जैसे जैसे कपड़े को पकड़ के ऐसा उठाते जाएंगे, अगर उन्होंने इतना उठा दिया तो नीचे का पोर्शन गायब हो गया, ऊपर का हिस्सा दिखता रहेगा आपको, और पूरा उठा दिया ऐसे करके, पूरा आदमी गायब हो गया, आपको कुछ नजर नहीं आता, तो अदृश्य कर देते हैं। तो अदृश्य करने का तरीका समझ पाए कुछ आप? नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? आ गया सबको? पक्का एकदम? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आप? तो बताइए, कोई वस्तु कब दिखती है आपको? जब उसके पीछे से आने वाली प्रकाश किरणें उसके द्वारा रोक दी जाती हैं। और अगर हम कुछ ऐसा जुगाड़ कर दें कि उसके पीछे से आने वाली प्रकाश किरणें रुके नहीं, ऐसा माध्यम लगाएंगे, ऐसे चल के इधर आएंगी, फिर ऐसे और ऐसे सामने निकल के जाएंगी, तो वो आदमी आपको बंद हो जाएगा दिखना या दिखता रहेगा? अभी भी बंद हो जाएगा दिखना, क्योंकि प्रकाश किरण जो पीछे से आ रही थी वो तो अभी भी आ रही हैं, इसलिए वो आदमी दिखना बंद हो जाएगा। एंड एट दैट सिचुएशन दैट मैन विल बी इनविजिबल, वो गायब हो जाएगा आदमी। ठीक है? तो ये गायब करने का हमारा तरीका है, हम गायब कर सकते हैं किसी भी आदमी को ऐसा कपड़ा बना करके, ऐसा कोई माध्यम बना करके। ठीक है? अच्छा, ये कौन सी कंडीशन हुई? कंडीशन नंबर 2। आई होप कि अब किसी को भी गायब करना आपको समझ आ गया। कंडीशन नंबर 3, थर्ड कंडीशन अभी कौन सी बाकी रह गई बताओ मुझको? एक में तो म्यूएल म्यूजी से छोटा लिया, फिर म्यूएल म्यूजी के बराबर ले लिया, अब थर्ड कंडीशन लेंगे, यदि म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू जी। म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू जी का क्या मतलब है? द्रव का अपवर्तनांक, हाँ, अर्थात द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक है। अब क्या होगा बताइए? तब फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करें, 1/FL इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू एल माइनस 1 अंडर ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2। इस सूत्र से बताएं उस वक्त क्या होगा? इस बार कौन बड़ा है?
म्यू एल बड़ा है, म्यू जी छोटा है। हर बड़ा है, अंश छोटा है। भिन्न का मान बताओ, 1 से कम आएगा। उस 1 से कम वैल्यू में फिर 1 माइनस करोगे, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इस कंडीशन में जो FL होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। अगर FL नेगेटिव होगा तो नेगेटिव फोकस दूरी किसकी होती है? अवतल लेंस की। जबकि हमने हवा में रखा था तब तो ये कैसा था? उत्तल। पर हम द्रव में डुबा दिया तो वो कैसा हो गया? अवतल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे द्रव में लेंस को डुबाने के बाद वो अपनी प्रकृति को क्या कर देगा, करेगा, बदल देगा। अगर हवा में उत्तल है तो द्रव में डूबने से कैसा हो जाएगा? अवतल। अगर हवा में अवतल है तो द्रव में डूबने से कैसा बन जाएगा? उत्तल बन जाएगा। ये आप नोट कर ही चुके होंगे, मैं इसको साफ कर देता हूं क्योंकि मैं यहां पर कुछ बना के आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए इसका क्या मीनिंग होगा। अपनी प्रकृति, अतः लेंस अपनी प्रकृति, लेंस जो होगा वो अपनी प्रकृति क्या कर देगा? बदल देगा। प्रकृति चेंज कर देगा। चेंज कर देगा का मतलब समझ गए? हवा में अगर कोई लेंस उत्तल की तरह बिहेव करता है तो वो द्रव में डूबने के बाद अवतल की तरह बिहेव करेगा। जैसे ये हमने एक लेंस लिया, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। लेकिन हमने इसको ऐसे द्रव में डुबा दिया जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक। अब हमने इसमें समांतर किरणें भेजी। कुछ बात समझ आ रही है आपको? तो हवा में जब था, हवा में ये लेंस कौन सा लेंस था? उत्तल। द्रव में हमने डुबा दिया तो अब ये लेंस किसकी तरह बन गया होगा? अवतल लेंस की तरह। अब किरणें डालोगे तो आप क्या सोचते हो कि जब आप इसमें किरणें भेजोगे तो हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं ना, क्योंकि एक कॉन्वेक्स लेंस है, किरणों को क्या करेगा? सिकोड़ेगा या फैलाएगा? सिकोड़ेगा, हम तो यही सोचते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये क्या बन गया? अवतल लेंस, तो किरणें सिकोड़ेगा नहीं, ये किरणों को क्या करना शुरू कर देगा? फैलाना शुरू कर देगा रेज को, ऐसे। तो जो किरणें अब यहां पर जाएंगी वो किरणें ऐसे फैलने लगेंगी। क्यों? क्योंकि वायु में ये लेंस कैसा था? उत्तल। लेकिन ऐसे द्रव में डूबने के बाद इसका बिहेवियर क्या हो गया? अवतल बन गया। और अवतल लेंस तो किरणों को फैलाता है, तो वो किरणों को फैलाना शुरू कर देगा। एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे कि उन्होंने बता दिया, वो ऐसा दे देते हैं, एक चित्र बना के आपको दे देंगे। एक लेंस उन्होंने दे दिया, ये किरणें भी बना के उन्होंने दे दी। उन्होंने बोला इसका अपवर्तनांक है म्यू जी और इसका अपवर्तनांक है म्यू एल, और ये भी बता दिया कि म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू जी है, ये भी बता देंगे। फिर आपसे सॉरी, इसका नहीं, इसके चारों ओर का जो माध्यम है, ठीक है। अब वो आपसे क्या पूछते हैं? आपसे पूछेंगे कि ये जो किरणें यहां तक गई हैं, आगे की किरणें बनाइए। आगे की किरणें आप कैसे बनाएंगे? तो क्योंकि बच्चा देखता है कि वो कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, उत्तल, उसको हमेशा लगता है कि किरण कैसी जानी चाहिए। उत्तल लेंस किरणों को क्या करता है? कन्वर्ज करता है, सिकोड़ देता है उसको। तो अगर आप जरा सा भी ध्यान नहीं दोगे तो आप किरणों को क्या करके चले आओगे? तो गलत हो गया, हो गया गलती। जबकि एक ऐसे लिक्विड में डूबा हुआ है जिसका अपवर्तनांक कैसा है? ज्यादा। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसलिए इसका बिहेवियर पक्का क्या हो गया होगा? चेंज हो गया होगा। तो ये किसकी तरह से बिहेव कर रहा होगा? अवतल लेंस की तरह। और अवतल लेंस किरणों को क्या करता है? तो कैसा बनाना पड़ेगा? ऐसा बनाना पड़ेगा। उसमें आप अपना लॉजिक मत लगाइए कि उत्तल लेंस किरणों को सिकोड़ता है। अलग अलग कंडीशन पर उत्तल लेंस किरणों को फैला भी सकता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा दे देंगे, ऐसा ही चित्र बनाएंगे और ये करके दे देंगे आपको। अब बताओ, किरण, आगे की किरणें बनाओ। अब आप आगे की किरणें कैसे बनाओगे? समांतर बनाओगे। अब समझ आ गया सभी को? और अगर उन्होंने ऐसा दे दिया,
म्यू एल इज लेस देन म्यू जी। आप कैसी किरणें बनाओगे? आप सिकोड़ोगे अंदर की तरफ, क्योंकि अब ये उत्तल की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं और आपसे एक्सटर्नल एग्जामिनर भी पूछ सकते हैं वाइवा में। आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसमें जो एग्जामिनर आते हैं वो भी आपसे ऐसा फिगर बना के देंगे और आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो अभी आपको आई होप कि पूरा समझ में आ गया। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लेंस इन लिक्विड। लिक्विड में लेंस डुबा के देखा। फोकस दूरी का क्या होता है बताएं? फोकस दूरी तो हमेशा बढ़ेगी, और लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर लेंस अपने नेचर को भी चेंज कर सकता है, गायब भी हो सकता है। हम आपको भी गायब कर सकते हैं, कोई भी गायब हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा मटेरियल चारों तरफ लगाना पड़ेगा जो किरणों को क्या नहीं होने देगा, रुकने नहीं देगा। वो किरणें आएंगी पीछे से, ऐसा मोड़ेगा ऐसा, और फिर सामने से निकाल देगा। तो किरणें रुकी नहीं, अगर रुकी नहीं तो फिर वो आदमी हमको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। फिजिक्स में आगे और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।